हे गाइस, क्या हाल है। स्वागत है आपका बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट की सेकंड वीडियो में। इस वीडियो को मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां पे मैंने फर्स्ट वीडियो को एंड किया था। तो अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लो। आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप सीधा उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसमें से पहला है कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है, एंड दूसरा टॉपिक है कि कोई भी कंट्री बिना शेयर मार्केट के सर्वाइव क्यों नहीं कर सकती, एंड गाइस तीसरा टॉपिक है कि क्या शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है। सीधा सीधा आंसर पे आने से पहले समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है, इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली मतलब क्या है। सुनने में अभी शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट अभी आगे समझ आ जाएगा कि हमें ये समझना नेसेसरी क्यों है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक सिनेरियो देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। शेयर मार्केट में कंपनीज लिस्टेड होती हैं। तो जो कंपनी शेयर मार्केट में आज लिस्टेड है, पास्ट में कोई सा दिन ऐसा ज़रूर होगा जब वो कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार लिस्ट हुई होंगी। एंड हमें पता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार लिस्ट होती है तो उसे IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी सेबी के पास आती है। सेबी क्या है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो कंपनी सेबी के पास आई और बोली कि भाई देख, ये है मेरी 100% कंपनी और इस कंपनी में से मैं 30% ओनरशिप मतलब 30% कंपनी शेयर मार्केट में पब्लिक को सेल करना चाहती हूँ। आपके मन में आ रहा होगा कि सिर्फ 30% ही क्यों, 100% क्यों नहीं। देखो, ये कितना भी हो सकता है लेकिन 100% कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी भी ओनर ने अपनी 100% कंपनी बेच दी तो उसके बाद वो कंपनी उसकी नहीं रहेगी एंड फिर उसके हाथ से डिसीजन मेकिंग पावर भी चली जाएगी। तो ताकि वो ओनर अपनी कंपनी में डिसीजंस लेता रहे, इसीलिए कंपनी के मेजॉरिटी ओनरशिप वो अपने पास ही रखता है। जब उस कंपनी ने अपनी 30% ओनरशिप बेचनी चाहिए तो उनके सामने एक सवाल आया कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस क्या रखी जाए। अब क्योंकि वो अपना IPO लॉन्च करने जा रहे हैं तो इस पॉइंट पर कंपनी के पास ऑप्शन है। कंपनी खुद डिसाइड कर सकती है कि अपने शेयर की प्राइस क्या रखे। एग्जाम्पल, जो कंपनी अपना 30% ओनरशिप बेचने जा रही है उसकी वैल्यू है 1000 रुपये। तो अभी कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो अपने शेयर्स की प्राइस क्या रखे। वो चाहे तो 1 रुपये के 1000 शेयर्स बना सकते हैं या फिर 2 रुपये के 500 शेयर्स एट्सेट्रा। बट अगर एक बार कंपनी किसी भी प्राइस पर लिस्ट हो गई तो उसके बाद कंपनी का अपने शेयर प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो अगर कंपनी का ही अपने शेयर प्राइस पर कंट्रोल नहीं है तो फिर उसके बाद वो शेयर की प्राइस ऊपर और नीचे कैसे जाती है। यही है हमारा पॉइंट, यही है हमारा सवाल कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है। तो जो मैंने आपको अभी तक बताया, अगर वो आपके समझ आ गया है तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारा सवाल क्या है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। जब कंपनी का कंट्रोल अपने शेयर प्राइस से चला जाता है तो उसके बाद 3 फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस चेंज होता है, ऊपर या नीचे जाता है। जिसमें से पहला फैक्टर है कंपनी खुद, एंड दूसरा फैक्टर है पब्लिक और इन्वेस्टर, एंड फिर तीसरा फैक्टर है गवर्नमेंट। तो अब कंपनी के शेयर प्राइस पर कंट्रोल तो इन तीनों में से किसी का भी नहीं है, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी एक्शन में आता है तो फिर उसका फर्क कंपनी के शेयर प्राइस पर पड़ता है। तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कंपनी के शेयर प्राइस का चेंज होना शॉर्ट टर्म में एंड कंपनी के शेयर प्राइस का चेंज होना लॉन्ग टर्म में। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में देखें तो कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो डिपेंड करती है सप्लाई और डिमांड पे। मतलब अगर कंपनी के शेयर की जो डिमांड है वो उसकी सप्लाई से ज़्यादा है, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स को बेचने से ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं, तो कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। एंड अगर इसका उल्टा है, मतलब कि जो कंपनी के शेयर की जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, डिमांड कम है, मतलब शेयर ज़्यादा सेल करे जा रहे हैं खरीदने की बजाय, तो कंपनी के शेयर की प्राइस गिर जाएगी। ओके, कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल कौन करता है? पब्लिक करती है। तो मैंने आपको कंपनी के शेयर प्राइस चेंज होने के 3 फैक्टर्स बताए थे, जिसमें से दूसरा फैक्टर था पब्लिक और इन्वेस्टर। तो यहाँ पर हमने देखा कि पब्लिक और इन्वेस्टर एक्शन में आ रहे हैं एंड जिनके एक्शन में आने से कंपनी की शेयर प्राइस चेंज हो रही है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारी कंपनी की शेयर प्राइस घूम फिरकर कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ने और गिरने लगती है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यहाँ पर हमारा पहला फैक्टर खुद कंपनी एक्शन में आती है। तो अब बचा तीसरा फैक्टर जो कि है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इम्पैक्ट शेयर मार्केट पर कैसे पड़ता है? देखो, गवर्नमेंट जब भी कोई डिसीजन लेती है ना तो वो उस पर्टिकुलर डिसीजन पे डिपेंड करता है कि उसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पर कैसे पड़ेगा। अब वो लॉन्ग टर्म में भी पड़ सकता है और शॉर्ट टर्म में भी।
तो गाइज अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। वो ये है कि कोई भी कंट्री बिना शेयर मार्केट के सर्वाइव क्यों नहीं कर सकती। हम सब ने बचपन में काफ़ी सारी साइकिल्स पढ़ी हैं, जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइकिल, एनिमल लाइफ साइकिल एटसेट्रा। तो ऐसी एक पूरी कंट्री की इकोनॉमिक साइकिल होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल से लेकर एक कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ कंट्री की जीडीपी कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आइए इसे समझते हैं। लेट्स एज्यूम कि आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हो। अगर इंजीनियर हो तो कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट एज्यूम। तो जब भी आपको आपकी कंपनी से सैलरी मिलती है तो उसमें से कुछ रुपए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो जो भी पैसे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए उनका यूज़ करके कंपनी अपना एक्सपेंशन करेंगी, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगी, जिसकी वजह से उस कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। एंड मार्केट वैल्यू बढ़ने से क्या होगा कि जिस भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर की वो कंपनी है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जिससे कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ आएगी एंड ओवरऑल इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्वेस्ट करने से कंट्री का कैश फ्लो बढ़ता है एंड कैश फ्लो बढ़ने से बैंक्स, कंपनीज और स्टार्टअप्स को इजीली लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एंड अगर वो एम्प्लॉयज़ फिर से अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक साइकिल बन जाएगी। एंड इस सब के बीच में गवर्नमेंट टैक्स भी कलेक्ट करती है, जिससे भी कंट्री को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अब ज़रा इमेजिन करो कंट्री बिना शेयर मार्केट के। ये जो मैंने अभी आपको साइकिल बताई, ये इतने बड़े पार्ट को कंट्री से हटा दो। फिर ज़रा सोचो कि स्टार्टअप्स के लिए आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा, कंपनीज को खुद से अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी शेयर मार्केट के होते हुए ये सब चीज़ें अभी इतनी दिक्कत में हैं। तो अगर शेयर मार्केट ना ही हो तो कंट्री और कंपनी दोनों के लिए ग्रो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि कैसे कोई कंट्री बिना शेयर मार्केट के सर्वाइव नहीं कर सकती। और इससे हमें यह भी सीखने को मिला कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से एक कंट्री पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसों को इन्वेस्ट ना करके हम खुद का तो लॉस कर ही रहे हैं, साथ में अपने देश का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। गाइस, काफ़ी लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। तो इस बात से उनके दो मतलब निकल सकते हैं। पहला कि उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट ये पूरा प्रोसेस ही एक गैम्बलिंग सिस्टम है। तो ज़रा आप सोचो, क्या आपको लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट किसी गैम्बलिंग सिस्टम में इस तरीके से इन्वॉल्व होगी? एक सेबी जैसी सेंट्रल अथॉरिटी को बनाया जाएगा एक गैम्बलिंग सिस्टम को देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात, क्या पूरा देश गैम्बलिंग पे डिपेंड है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इससे प्रूव होता है कि शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग नहीं है। एंड दूसरा तरीका हो सकता है कि शेयर मार्केट में रिस्क ज़्यादा है। हमें नहीं पता कि जो कंपनी आज अच्छा कर रही है वो कल भी अच्छा करेगी या नहीं। लेकिन देखो भाई, अगर बात रिस्क की है ना, तो रोड पर गाड़ी चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। लेकिन रूल्स को फॉलो करके और गाड़ी को अच्छे से चलाना सीख कर हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं ना। यहाँ पर हमें समझना होगा कि रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले अपना बजट देखो कि कितना लॉस आप झेल सकते हो। उसके बाद किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो। एंड इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ो एंड उन्हें एनालाइज करो, और साथ में कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग्स देखो। अगर कोई कंपनी फ्यूचर में कुछ लॉन्च करने जा रही है एंड आपको पता है कि वो सबके लिए बेनिफिशियल है और फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये सब देख के आप इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर इस सब के बाद भी लॉस होता है तो वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन रही होगी। और आप ही मुझे बता दो कि एक्सेप्शंस कहाँ पर नहीं होते। एंड अगर अभी भी आपको लगता है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, देन आपके हिसाब से तो वॉरेन बफे, पीटर लिंच, राधा किशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला, बेंजामिन ग्राहम, ये सब वर्ल्ड फेमस गैम्बलर्स होने चाहिए, है ना? तो इन्वेस्टर कौन हुआ? डैन बिल्ज़ेरियन। तो अगर वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी और समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये भी खुद के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट ही है। और बाकी लाइक वाइक कर देना। और मिलते हैं बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।